Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITian Care by अभिषेक जैन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पहले हम उनको एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिवाइज़ करते हुए फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा। फंक्शन को मैं बताऊंगा आपको कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है और किस किस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले वो मैं बोलूँगा उसको पहले वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखे रिलेशन वाले और बेसिक ऑफ कैलकुलस वाले, तब आपको फंक्शन समझने में और आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम ऑलरेडी वहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं फंक्शन चैप्टर पे। तो जैसे फंक्शन के लिए बात करूँ मैं, तो एक बहुत सिंपल टर्म होता है। जैसे मैं बोलूँ रिलेटेड क्वांटिटीज़, तो रिलेटेड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आप उसको ऐसे समझिए कि एक एक मतलब मैं बोलना चाहूँ कि एक क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड कर रही हो। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे मैं बोलूँ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं कि रिलेटेड क्वांटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल बोलूँ मैं, आप जानते हैं मैंने लास्ट क्लासेस में आपको एग्जांपल दिया था एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ए जो है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पाई तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बट कांस्टेंट और स्केलर जो बोलते हैं उसकी तो कोई वैल्यू हो गई, बट आर जो है ना, आर क्या है, इस पर हमारा ए डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं बोलूँ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसी में एक और टर्म मैंने आपको डिफाइन किया था, दैट इज़ कि अब यहाँ पे हम आर क्या कर सकते हैं, आर कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग। आर की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब आर क्या हो गया, आर जो हो गया वो मेरा हो गया इनडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वो फ्री है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ए जो हो गया वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू जो है ना वो डिपेंड करती है किस पे, आर पे। तो ए इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे, जब हम कभी भी पूरे क्वेश्चन कहीं पे भी कर रहे होंगे तो यूजुअली तो हम किसी को भी किसी के फॉर्म में फंक्शन दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बोला वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये तो बहुत कॉमनली दिख के आते हैं। तो इसमें क्या है, एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मैं बोल सकता हूँ कि बाय जो है वो क्या है, बाय इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और एफ क्या बता रहा है, एफ बता रहा है डिपेंडेंस ऑफ बाय ऑन एक्स, इसलिए हम एफ को यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप एफ वाई को कुछ भी लिखो, जेड इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ टी, कुछ भी हो सकता है ये सब। मतलब एक फंक्शन का दूसरे का ऐसे रिलेट कर सकते हो। तीसरा मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला आपको वॉल्यूम ऑफ ये कितना होता है, पाई आर क्यू, ऐसे कुछ होता है। तो ऐसे कुछ आपको ये फॉर्मूलेस पते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, बट इस वॉल्यूम जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस की पावर 3 पे। ठीक है, तो आप इसी बात को इन शॉर्ट कैसे लिखते हो, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इस बात को कैसे लिखोगे, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या कवर कर दिया, रिलेटेड क्वांटिटी, देन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दो चीज़ें। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टर्म मैं इसमें बोलना चाहूँ तो कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते हो क्या होते हैं, कांस्टेंट मतलब मैं थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, थ्योरी क्या होगी इसकी आप समझ सकते हो। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, या फिर बोलो वो चीज़ जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है थ्रू आउट, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आप समझ सकते हो एब्सोल्यूट कांस्टेंट कैसे, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक
2√3, 5, 6, या फिर आपको पता हो 2.31, फिर इसके बाद 1.41, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। ये सब क्या है, ये सब जो है ना आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है हमारी, सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा y = mx + c, तो ये c क्या है, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि c की वैल्यू जो है ना वो पर्टिकुलर ऑपरेशन में सेम रहेगी, बट ये हमेशा वैसा रहेगी कि मालूम है ये चेंज भी हो जाएगी। चेंज कब हो जाएगी, जब हम यहाँ पे m स्लोप को चेंज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, तो c भी चेंज होगा। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, कि ये वो कांस्टेंट होता है जो हमेशा सेम रहेगा बट पर्टिकुलर ऑपरेशंस में ही सेम रहेगा, बट चेंज हो जाएगा जब हम रेफरेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में ऑलरेडी अच्छी तरह से कर चुके होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे m एंड c दोनों हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह हैं। यहाँ पे m स्लोप होता था और c जो हो गया वो हमारा क्या होता था, याद होगा आपको क्या होता था, बाई इंटरसेप्ट बोल सकते थे। आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बाई की वैल्यू c हो जाती थी, तो बाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होता है स्ट्रेट लाइन में। तो ये मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दिया है। अब हम आते हैं मेन जो हमारे को पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो फंक्शन में जो मैं आपको बोलूँ, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअली, कि ऐसे बोल सकते हो आप पहली चीज़ कि इसको फंक्शन को हम समझने के लिए मैपिंग के थ्रू अच्छे समझ सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ फंक्शन कैन बी easily defined with the help of concept of mapping। जो आपको मैपिंग बना के दिखाई दी मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेसन में, वही उसी टाइप का मैपिंग। ठीक है, तो मैंने बोला लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। अभी आपको ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स एंड वाई कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अब बेसिक आपको कवर कर चुका हूँ। तो नॉन एम्प्टी सेट, तो मैं बोल सकता हूँ सेट्स देन अ फंक्शन फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y, इसको क्या बोलोगे आप, इज़ अ रूल और करस्पॉन्डेंस और मैपिंग और क्या बोल सकते हो, रिलेशन भी बोल सकते हो, रिलेशन दैट assigns to each element of set X with one and only one element of set Y। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब क्या हुआ कि x एंड y दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे और एक फंक्शन में f को, एक फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ x टू y, वो क्या होगा, एक रूल होगा। रूल कौन सा रूल, f रूल। ठीक है, f रूल जो हम f की तरह मानते हैं ना, y = fx, तो f रूल, और उसी को करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, उसी को मैपिंग भी बोलते हैं, उसी को रिलेशन भी बोलते हैं। दैट असाइंस टू, कैसे असाइन करेंगे हम उसको, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, हर एलिमेंट सेट एक्स विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई के साथ असाइन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करें, देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो मैंने एफ रूल और करस्पॉन्डेंस लिखा है, तो मैंने बोला लेट मैं एफ बी द वो करस्पॉन्डेंस मान लेता हूँ जिसके थ्रू मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ टू एली। तो देन तो मैं मैथमेटिकली बी राइट, हम कैसे लिखेंगे, बी राइट एफ ऐसे कैपिटल X टू Y। तो ये क्या हो गया, इसको कैसे पढ़ोगे, अच्छा एक चीज़ और लिख लो, फिर y = fx। ठीक है, और बोल सकता हूँ कि x जो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहे होंगे, जो स्मॉल x है यहाँ पे वो बिलोंग करेंगे कैपिटल X को, एंड स्मॉल y जो बिलोंग करेंगे सेट y को। ठीक है, और इसी बात को हम बोल सकते हैं क्या, कि जो y जो एलिमेंट होंगे, y इज़ द इमेज ऑफ, आपको पता है ये मैं आपको बता चुका था, x, y, जिसमें y जो होता है वो क्या होता है, y इज़ द इमेज ऑफ
एक्स अंडर रिलेशन, वहाँ पे मैंने आर में बताया था, तो वहाँ यहाँ आर नहीं है, यहाँ पे एफ है, तो क्या बोला अंडर एफ, मतलब उस करस्पॉन्डिंग्स के थ्रू मेरा बाई जो होगा वो इमेज होगी एक्स की, ठीक है, अंडर एफ। और इसी का उल्टा भी मैंने आपको बताया था कि और एक्स जो होगा, एक्स इज़ द प्री इमेज ऑफ बाय अंडर एफ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर, तो इसमें बाई जो है ना वो एक्स की इमेज है और एक्स जो है ना वो वाई की प्री इमेज है, ठीक है ना। ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो ये जो मैंने डेफिनेशन आपको डिफाइन किया है यहाँ से, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एसोसिएटेड, या फिर असाइंस लिखना चाहिए यहाँ पे, असाइंस विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई। तो इसको देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो हमेशा याद रखना कि दो चीज़ें हमको हमेशा याद रखनी होंगी जब किसी भी फंक्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट क्या है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्या है कि मैं बोल सकता हूँ कि एक मैपिंग है जो कि मेरी f, मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स टू वाई। मैं बोल सकता हूँ कि अ मैपिंग f सच दैट एक्स टू वाई, कैपिटल एक्स टू वाई इस सेट टू बी, यदि इसको मैं फंक्शन बोलना है, इस सेट टू बी अ फंक्शन इफ कब बोलूँगा मैं, इफ ईच एलिमेंट इन द सेट एक्स हैज इट्स इमेज इन सेट बाय, मतलब कि हर एलिमेंट ऑफ सेट एक्स का हर एलिमेंट की इमेज जो होगी वो सेट बाय में एक एलिमेंट जो होगा वो मेरी इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, क्लियर। तो अब क्या होगा कि सेट बाय में बट ऐसे कुछ एलिमेंट रह जाएंगे जिनकी सेट एक्स में इमेज नहीं होगी, तो भी फंक्शन होगा, चलेगा, ठीक है, क्लियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट इन सेट एक्स जो है ना वो क्या होगी, शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। मतलब जो सेट एक्स में हर एलिमेंट की जो इमेज होगी ना वो एक ही होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट का जो, मतलब मैं बोलूँ कि एक से ज़्यादा इमेज हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस बात को मैं आपको कि बोलना चाहूँ, इस बात का क्या है कि फंक्शन जो होगा ना, फंक्शंस विल बी सिंगल वैल्यूड ओनली, ठीक है। और फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको अपन देखते हैं एक मतलब डायग्राम पे, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड देन दैट विल बी रिलेशन, वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। मतलब यदि मैं बोलूँ कि एक ऐसा फंक्शन है जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन हो सकता है वो, बट वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी बात को समझने के लिए मैं कुछ आपको मैपिंग दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, लेट्स से एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना आप सबके सब, जल्दी से देखो यहाँ पे। मैं बोलूँ ए बी सी 1 2 3, तो ए का 1 के साथ मैंने मैप कर दिया, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। क्या ये फंक्शन है, लेट्स से इसको ए भी माना एस दिस इज फंक्शन है। क्यों, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट की इमेज हर एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा था, कहाँ लिखा है, इफ़ ईच एलिमेंट इन द सेट एक्स मतलब पहला वाला, ये फंक्शन एफ एक्स टू बाई ऐसा डिफाइन किया है। यहाँ मैंने डिफाइन किया है ए टू बी, ठीक है। तो इसकी इमेज है कि हर एलिमेंट ए बी सी तीनों की ही इमेज है मेरी सेट बी में, सही बात है। दूसरी बात क्या है कि एवरी एलिमेंट जो सेट एक्स का है उसकी एक ही इमेज होगी, तो सबकी एक ही एक इमेज दिख रही है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब नेक्स्ट, यदि ये समझ में आ गया तो फिर मैं ऐसे देख सकता हूँ। तो एक बच्चा बोलेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कैसा, ए बी सी, लेट्स से 1 2 3, और ए है, ए बी है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये ले लिया, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला ए को 1 से जोड़ दिया, बी को 3 से जोड़ दिया, क्या ये फंक्शन होगा, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा फंक्शन,
क्यों? क्योंकि इसका जो सी है ना, सी का कोई भी किसी साथ मैचिंग नहीं हुआ है। बट मैंने बोला था कि ईच एलिमेंट, ईच का क्या मतलब होता है? हर एलिमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड मैं आपको बोलूँ, लेट से समझने के लिए एक बोलता हूँ ऐसे है कुछ ABC 1 2 3 AB, ठीक है। अब देखता है मैं, तो मैंने बोला आपको कि ऐसे कुछ जोड़ दिया मैंने, ए का 1 के साथ रिलेशन, बी का सी, ऐसे मैपिंग कर दी, मतलब ABC तीनों हैं एलिमेंट। अब सोचने वाली बात, इफ़ ईच एलिमेंट इन द सेट एक्स, तो सेट एक्स मैंने सेट ए मान लिया, कोई बात नहीं, उसकी इमेज सेट है क्या? इमेज है सबकी, ऐसे है पहली बात। एवरी एलिमेंट इन सेट एक्स, मतलब हर एलिमेंट ऑफ सेट एक्स का उसकी एक ही एक इमेज होनी चाहिए। मतलब ए की इमेज भी 1 है चलेगा, बी की भी 1 है चलेगा, सी की भी 1 है चलेगा, बट एक ही तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि ए की 1 भी है एंड 2 भी है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा होता तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि फंक्शन बिल भी हमेशा सिंगल वैल्यूड होगा, मल्टी वैल्यूड नहीं होगा। ठीक है, यदि फंक्शन मल्टी वैल्यूड हुआ तो वो फंक्शन फंक्शन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे हम। ठीक है, इसीलिए यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर मैं इससे वो इस वाले पॉइंट से हम आपको एक चीज़ और आगे दिखाएंगे, तो आप बोलोगे इसको कि एस फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शन है। एक और दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, दिख रहा है यहाँ पे ABC 1 2 3, तो AB, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि लेट से C को 1 से जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट A को मैंने 2 से जोड़ दिया, A को मैंने 3 से भी जोड़ दिया। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का होना चाहिए था। चलो इसको बी को मैंने 2 से भी जोड़ दिया, लेट्स से चलो, मतलब हर एलिमेंट का, पहली बात तो ईच एलिमेंट इन द सेट एक्स हैज इट्स इमेज इन सेट वाई, है सबकी है, सही बात है। बट दूसरा पॉइंट मिस नहीं हो रहा है ना। दूसरे पॉइंट पे क्या बोला है कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, बट यहाँ पे एक ही जो है ना, एक ही 2 इमेज है। कौन कौन सी? 2 और 3। तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये क्या होगा? बट इट इज़ अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन होगा। तो यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि हर फंक्शन रिलेशन होगा, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सोचो इस बात को। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। तो हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। पहला नोट पॉइंट लिखते हैं, फर्स्ट इज कि एवरी फंक्शन, हर फंक्शन जो है इज अ रिलेशन। ठीक है, हर फंक्शन इज रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? क्योंकि आपको लास्ट पेज पे मैंने आपको जो दिखाया है कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम रिलेशन बोलते हैं। तो हर फंक्शन जो है ना वो रिलेशन होगा, और हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब जैसे आपको मैं बोलूँ एक सेकंड टर्म, सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इसको कैसे करते हो आप? देखो, ये मैंने ऐसे कुछ बनाया, मैपिंग फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने ए बनाया, ये बी बनाया, तो यहाँ से ऐसे गए तो इसके ऊपर एफ लिख दिया। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एक एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है 1 इससे, 2 इससे, 3 इससे। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसी बात को लिख सकते हैं हम, क्या? ए एफ बी, जो हमने वहाँ पे लिखा था ना, ए आर बी क्या था? ए इज रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पे क्या हुआ? ए इज अ फंक्शन ऑफ बी। इसी बात को आप क्या बोलोगे कि बी इज अ फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। और इनपुट आउटपुट मेथड में कैसे लिखो? एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने बोला आपको कि ये डब्बा बना दिया, ये डब्बा है मेरा एफ, और मैंने इनपुट क्या किया था? देखो, आपको ऑब्जर्व करो, बी इज इक्वल्स टू एफ ए है, तो ए मैं इनपुट कर रहा हूँ, ए मैं कुछ डालूंगा, तो ए यदि आप डालोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखूँ मैं ऐसे, बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा मैंने, तो एक्स की वैल्यू मैंने कुछ डाली 1, तो बाई की वैल्यू कुछ आएगी, एस आएगी। एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो बाई की वैल्यू कुछ और आएगी। अब वो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो अब एफ ए है, तो इनपुट क्या किया मैंने? एक्स ए, मतलब इनपुट है ये, वो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? बी, देख सकते हो आप। ठीक है, मतलब इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स क्या है? एक करस्पॉन्डिंग, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? करस्पॉन्डेंस या फिर रूल
एफ रूल, या फिर मैपिंग, या फिर मैंने आपको नाम बताया था क्या क्या, रिलेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इस करस्पॉन्डेंस के अंदर आपने ए डाला तो वो बाहर निकला किसके रूप में, बी के रूप में, मतलब बी इज इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है। तो इस बात को क्या लिखोगे आप, एफ ए इक्वल्स टू बी, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ फ्रॉम एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, क्लियर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू ए, वाई बिलोंगिंग टू बी, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। मतलब समझ के रखना, यहाँ पे मैंने कहीं कहीं पे सेट ए सेट बी लिया है, कहीं कहीं पे सेट एक्स सेट वाई लिया है, वो सब बात एक ही है, ठीक है। और उनके खुद के जो अपन मतलब जब अपन एलिमेंट्स ले रहे हैं उनको स्मॉल ए स्मॉल बी की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, कहीं पे मैंने एक्स ले लिया कहीं वाई लिया, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एक्स बिलोंग करेगा किससे, मेरा सेट ए से, और वाई बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो एक्चुअली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा जल्दी से, कि इफ़ ऐसे लिखा हुआ है, एफ सच दैट ए टू बी, और या फिर ऐसे लिखूँ, ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एफ इस, तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर ए बिलोंगिंग टू सेट ए, बी बिलोंगिंग टू सेट बी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। देन जो b होता है ना, वो b क्या होता है, a का इमेज होता है, b इज इमेज ऑफ a अंडर द मैपिंग, कौन सी मैपिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, f, रिलेशन में हम r करते थे, ठीक है। एंड और इसी को उल्टा कर लिखेंगे, a इज प्री इमेज ऑफ b अंडर द मैपिंग f, ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये चीज़ आपको, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो है ना अभी मतलब दिखने में लगेंगे कि क्या पढ़ा रहा है सर, बार बार इतना स्लो क्यों कर रहे हैं, बट जब क्वेश्चंस करते हैं ना तब अपने को ये सब चीज़ें इनकी वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लिख सकते हो क्या, दैट इज़ एक और मेथड है आपको किसी भी फंक्शन को चेक करना है, टेस्टिंग फॉर अ फंक्शन बाय लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। मतलब कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, चलो देखते हैं अपन। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेट एक रिलेशन आपको दिया है मैंने, कुछ एफ ए टू बी, ये रिलेशन बोल रहा हूँ मैं, इस रिलेशन को यदि मुझे इज अ फंक्शन मुझे चेक करना है, इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। अब मुझे इस रिलेशन को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, वी कैन चेक इट बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला देखते हैं अपन। जैसे इसको पहले मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ, इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जानते हो क्या हुई, वर्टिकल लाइन। सोचो, देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हो, इसके पैरेलल लाइन मतलब कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। एंड इट कट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, then the graph will be of फंक्शन ग्राफ, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने आपको कि आपने क्या किया, किसी भी कर्व में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर मैं बोलूँ वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ की, वो उस ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करे तो आप बोलोगे कि वो फंक्शन होगा, और यदि एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो जो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन होगा, वो मल्टी वैल्यूड होगा, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस बात को आप कैसे समझोगे, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, ये देखिए, ये वाला आपको यदि थोड़ा बहुत भी नॉलेज है पैराबोला का, तो ये कौन सा है, ये क्या है, 22 इक्वल्स टू 4ax,
है कि नहीं है, देखो इस टाइप से राइट वर्ड पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में यदि मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची, तो ऑब्जर्व करो इस पॉइंट x के करस्पॉन्डिंग, मतलब यदि मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन y इक्वल्स टू fx है, तो इस x के करस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो फंक्शन है, या फिर मैं बोलूँ ये जो इक्वेशन है, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्लियर, क्रॉस मतलब नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये कोई मैंने ग्राफ लिया रेंडमली, मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची है, तो ऑब्जर्व करो कि इस x की एक वैल्यू के लिए, देखो ये y इक्वल्स टू fx में मान रहा हूँ, तो x की इस वैल्यू के लिए कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्लियर। अब एक बच्चे को याद होगा ये वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स, मतलब देखो आप यदि मैं इसको बोलूँ यही इसी वाले फंक्शन को, देखो इस फंक्शन को, इस फंक्शन का मैं बोलूँ मतलब बाई इस फंक्शन सॉरी इस कर्व को, मतलब बाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को मैं यदि बोलूँ रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो ये क्या बोलेगा, बाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स होगा। तो मैंने बोला आपको कि आप इसका एक ही लो, कौन सा लो, ओनली एक लो, बाई इक्वल्स टू रूट एक्स। रूट एक्स लोगे तो आप एक किसी भी पॉइंट पे एक लाइन खींचोगे वर्टिकल लाइन, तो ये एक कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे भी एक बार कट कर रहा है, इस पॉइंट पे भी एक बार कट कर रहा है, इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि ये वाला कर्व फंक्शन कब बन सकता है, कब बन सकता है, जब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, इसकी डोमेन को, या फिर मैं बोलूँ इसके इस ग्राफ को मैं एक इसका जो इतना ही ग्राफ मैं कंसिडर करूँ, तब तो ये फंक्शन हो जाएगा। बट मैं इसको पूरा ग्राफ कंसिडर करता हूँ तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब एक बच्चा पूछता है ये वाला ग्राफ की बात करो, फोर्थ वाला, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई पैराबोला, पता है अपवर्ड पैराबोला टाइप का। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचो किसी भी पॉइंट पे, वो सिर्फ एक बार ही कट करेगा, तो दिस इज अ फंक्शन। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कर्व नंबर 3 कर्व नंबर 4 आर ओनली फंक्शंस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी आप पता कर सकते हो, कोई भी ग्राफ यदि आपके पास हो, आप समझ सकते हो कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन खींचो, यदि वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो आप बोलोगे वो फंक्शन नहीं है, वो क्या होगा, रिलेशन होगा। और यदि वो एक पॉइंट पे ही कट करे, हर पॉइंट पे, हर एक्स की वैल्यू के लिए, जैसे मैंने इस वैल्यू एक्स के लिए बात करूँ तो एक बार कट कर रहा है, इसके लिए एक बार कट कर रहा है, इसके लिए एक बार कट कर रहा है, बट यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और लाइन खींची मैंने, तो इसके लिए भी 2 बार वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू, इसके लिए भी 2 वैल्यू मिल रही हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोलूँ बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि बाई की 2 वैल्यू मिल रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बट ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक्स की 2 वैल्यू मिलती, एस चलेगा, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। तो इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो, इस वाले का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल मैंने ये बनाया है, फोर्थ वाला, ठीक है, और इस वाले का एग्जाम्पल मैंने ये वाला बनाया है। क्लियर होगा आप अच्छी तरह से, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, और मैंने क्या क्या बोला सबको समझो अच्छी तरह से, और यदि आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप फिर से पूरा वीडियो देखो अभी तक यहाँ तक, ठीक है, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फंक्शन को कैसे आप समझते हैं, उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किसी भी फंक्शन को इस तरीके से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो चलो फिर अपने काम करते हैं। एक एग्जांपल जो मैंने अभी पहला एग्जांपल क्या लिया था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स या फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसा मैंने कुछ ग्राफ लिया था, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इस एक्स के लिए वाई की 2 वैल्यू मिल रही हैं, ठीक है, मिल रही है कि नहीं, तो ये फंक्शन ये नहीं होगा, ठीक है। बट यदि मैं बोलूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इसको मैं यदि खोलूँ तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स होगा कि नहीं। मतलब इसको मैं खोलना चाहूँ तो ऐसा होगा, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स एक अलग, और एक होगा वाई इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स अलग। ऐसे ही दिखते हैं ना जब किसी भी चीज़ को खोलते हैं तो, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और इस वाले का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचोगे तो ये एक ही वैल्यू देगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही वैल्यू देगा, इसके लिए एक वैल्यू देगा। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचोगे तो एक ही वैल्यू देगा, देखो बाई की एक ही वैल्यू दे रहा है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे भी एक वैल्यू दे रहा है, कौन सी वाली, ये वाली। समझ में आ रही बात। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि
मैं इस ग्राफ को, पर्टिकुलर ग्राफ को मैं तोड़ूँ उसको, मतलब बाय रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन, बाय रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन we can make any relation or any curve into फंक्शन। मतलब मैं किसी एक, मतलब इस कर्व के लिए बात करूं, तो इस कर्व के लिए मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू रूट एक्स है। तो रूट एक्स है तो आपको पता है यदि रूट को डिफाइन होना है, रूट टू बी डिफाइंड, तो आपको पता है कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब x बिलोंगिंग टू r प्लस होना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, r प्लस यूनियन जीरो। तो ऐसे कुछ बोलोगे आप कि जीरो से इन्फिनिटी होना चाहिए, ऐसे कुछ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यदि मैं इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये फंक्शन जो कर्व था वो मेरा फंक्शन बन जाएगा, और ऐसे सिमिलरली ये वाला कर्व भी मेरा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। यदि ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स और बचे हुए हैं उनको डिफाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट अपन डोमेन रेंज पे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो एक नेक्स्ट टॉपिक दैट कैन बी से आई कैन से नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस को ऐसे समझिए आप कि लेट्स से मैंने बोला एक सेट है x, एक सेट है आपका y, तो मैंने बोला लेट x एंड y बी टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब उसमें कुछ वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, कुछ वैल्यूज होंगी। हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ कि x में m एलिमेंट्स हैं, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और y में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन ईच एलिमेंट, आपको पता है डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x कैन बी एसोसिएटेड टू सेट बाय, मतलब सेट each element of set x can be associated to any n elements of set by, ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ, यदि मैंने बोला यहाँ पे 1 2 ऐसे जाके m नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 से लेके n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो सोचने वाली बात क्या है कि यदि मैं x की बात करूँ तो इसके हर एलिमेंट को या तो वो 1 से भी 1, मतलब इसके 1 से 2 से या फिर 3 से और 3 से या फिर n से, मतलब पहले वाले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस हैं। सेकंड की बात करूँ उसके लिए भी ऐसे ही चॉइसेस हैं, ठीक है ना। तो थर्ड के लिए बात करूँ, फोर्थ के लिए बात करूँ, तो 5 के लिए बात करूँ तो कितना होगा, n इंटू एन इंटू एन इंटू कितने टाइम्स, m टाइम्स। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट x टू सेट बाय कितना होगा, इज n टू द पावर m, ठीक, इतने पॉसिबल होंगे, ठीक है। और ये कैसे मैंने यूज़ किया इस कंसेप्ट का, थोड़ा बहुत भी आपको पीएनसी का नॉलेज होगा तो आप समझ गए होंगे, इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यदि नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पीएनसी पढ़ने के बाद इसको आप रिलेट करना, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एक होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो क्या होता है, तो मैंने बोला लेट कुछ y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन इफ़ टू फाइंड इट्स वैल्यूज़, मुझे इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना है एट सम वैल्यू ऑफ x। लेट्स से मतलब कुछ मुझे x की कुछ वैल्यू के लिए मुझे इस y की वैल्यू फाइंड करना है, लेट्स से x इक्वल्स टू कुछ a। देन हम क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली पुट x इक्वल्स टू a इन दी y इक्वल्स टू एफ एक्स रूल, ठीक है। रूल क्या था, y इक्वल्स टू एफ एक्स, सो वो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू ए पे, हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। मतलब एग्जाम्पल बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, इस बात का क्या मतलब हुआ कि यदि आपको एफ एक्स लिखा हुआ है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो और मैं पूछूँ कि देन f1 कितना होगा, आप डायरेक्टली x की 1 पुट कर दोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 2। मैं बोलो f10 कितना होगा, आप बोलोगे
10 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 101, ठीक है, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप क्या करोगे, उस एक्स की डायरेक्टली वैल्यू जाके पुट कर दोगे उस एक्स की जगह पे y इक्वल्स टू एफ एक्स में, तो आपको वो जो मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल लिख लेते हैं एक दो पहले। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए कंटेंस, सेट ए दिया हुआ है उसमें 10 एलिमेंट हैं, देन टोटल नंबर ऑफ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फंक्शन पूछे जा रहे हैं कितने होंगे जो कि सेट ए से ए में डिफाइन होंगे। तो मैंने आपको अभी लास्ट पेज पे बताया कि यदि सेट एक्स में m एलिमेंट्स हैं और सेट बाय में n एलिमेंट्स हैं, तो क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फंक्शन कितने निकल के आते हैं, n टू द पावर m, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, उसने बोला है कि सेट x से बाई नहीं जाना है, आपको फंक्शन डिफाइन करना है a टू a, मतलब सेम सेम पे, मतलब सेट a से सेट a पे ही करना है। तो क्या हो जाएगा, यदि मैं n की वैल्यू 10 लेता हूँ तो n भी m होगा और m भी n होगा, तो n टू द पावर n मतलब 10 टू द पावर 10 इज़ द आंसर, दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी द आंसर। होप दिस क्लियर्स टू ऑल, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपसे ऑब्जर्व करिए। ये क्वेश्चन जो था वो मेरा किस में आया था, SCRA जानते हैं आप, जिसको नहीं पता है, ये रेलवे का एक क्लास था, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, ठीक है। दिस इज़ द वन एग्ज़ाम जो कि अपने UPSC कराती है, ठीक है। तो इसका भी एग्ज़ाम होता है, तो आप इसका भी फॉर्म भरेंगे आगे। तो उसके एग्ज़ाम में आया था ये 1996 में, ठीक है। इफ़ एफ एक्स जो है ना वो क्या है, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। तो आप ऑब्जर्व करोगे आपको -1 निकालना है, तो यदि आप एक्स की जगह पे, आपको मैंने बताया वैल्यू के लिए क्या करते हो, आप डायरेक्टली एक्स की वो वैल्यू पुट कर दो जो आपको चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ -1 पूछ रहा है वो, तो एक्स में -1 पुट करोगे, तो यहाँ पे भी पुट करो -1 -1 का डिटरमेंट, वो मतलब मॉड अपॉन -1 ऐसे कुछ होगा, तो कितना हो जाएगा -1 माइनस। अब आपको पता है -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ -1 कितना होगा, 1 होगा, अपॉन नीचे भी 1, तो कितना हो गया -1 -2 अपॉन 1, दैट मीन्स -2 इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो अपन को अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एफ ऑफ बाई दिया है आपको लॉग बाय, तो आपसे बोला है एफ बाई प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन बाय, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आप, कि यदि मैंने बोला बाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो आप एक्स की वैल्यू जिसके लिए आपको फाइंड करना है उस पर आप बाई निकाल सकते हो कि नहीं। तो अब इसने बोला है कि आपको एफ ऑफ बाई दिया है लॉग बाय, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ बाई प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन बाई, तो एफ ऑफ 1 अपॉन बाई कैसे आएगा, अपन क्या करो, इस वाले में ही बाई की जगह पे 1/बाई से रिप्लेस कर दो, तो करोगे तो कितना हो जाएगा लॉग 1 अपॉन बाई, ठीक है, क्लियर। तो ऑब्जर्व करो आप इसको तो आप खोल लोगे, कैसे खोलोगे, एक तो तरीका ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी लगा लो, लॉग m अपॉन n, ये कितना देगा लॉग m माइनस लॉग n, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखोगे लॉग x टू द पावर ऑफ -1, तो इस प्रॉपर्टी से -1 बाहर आ जाएगा, तो -1 लॉग x ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग बाई आ जाएगा, कैसे भी खोल लेना ऐसे खुल जाएगा। तो अब कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो, एफ ऑफ बाई कितना था लॉग बाई था, और एफ ऑफ 1 अपॉन बाई कितना है माइनस लॉग बाई, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको एफ एक्स दिया है कुछ ऐसे, लॉग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसे कुछ दिया है, और बोला है कि एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या हुआ कि आपको एफ एक्स तो दिया है आपको क्या लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, बट आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको जब x है तब इसका आर्गूमेंट कितना है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बट यदि हम x की जगह पे हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस x विद 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो आप, तो कर देना आप, ये तो बहुत सिंपल है, आप मतलब सॉल्व करेंगे और
इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देख लेना आप जो भी आंसर आपको समझ में आए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर विल बी सी। ठीक है, और इसको पढ़ोगे कैसे? ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये एफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा होगा। इसको कैसे पढ़ोगे? इसका होल क्यूब, और 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स मतलब क्या हुआ कि इसके जो आपको गिवन था उसमें 2 टाइम्स आ रहा होगा, ऐसे कुछ 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ऑफ, ऐसे आप इसको पढ़ोगे, सॉल्व करना। ठीक है, आंसर विल बी सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या दिया है, एफ एक्स दिया है कॉस ऑफ, ये जो ब्रैकेट है ना, ऐसा वाला ब्रैकेट, इसमें बोला है कि ये जो जी आई एफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यदि आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में अपन फंक्शंस में। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि पाई स्क्वायर कितना होगा, 3.14 का स्क्वायर, मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, और 9 पॉइंट समथिंग का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो वो कितना होता है, 9 होता है। क्योंकि आपको पता है हर एक्स 2 चीज़ों से बनता है, किस किस से, एक उसके इंटीग्रल फंक्शन से, एक उसके फ्रैक्शनल फंक्शन से। तो ये समथिंग जो है ना वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, और ये जो वाली वैल्यू है वो क्या होती है, उसकी इंटीग्रल वैल्यू। तो 9 पॉइंट समथिंग की इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 9। ठीक, माइनस पाई स्क्वायर क्या होता है, आप समझ सकते हो कि माइनस पाई स्क्वायर मतलब माइनस 9 पॉइंट समथिंग बोल रहा है। तो माइनस 9 पॉइंट समथिंग को कैसे डील करोगे आप? आपको पता है कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 to 1 के बीच में, कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसको कैसे लिखोगे, -10 प्लस समथिंग। ठीक है, -10 प्लस समथिंग हो गया तो वो कंपनसेट हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगी। ठीक है, तो -10, तो समझ सकते हो कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ गई, -10। बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ बचा ही नहीं है। एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस, और ये कितना हो गया आपको 9x प्लस कॉस 10x। ठीक है, अब ये कॉस, आपको ये फॉर्मूला में क्या बताऊँ मैं, आपको आता होगा कॉस ए प्लस कॉस बी, आता है, लगा देना। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तब कितना होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, लगाना, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ऑप्शन फिर देखना आपको, वो बोला है एफ ऑफ पाई बाई 2 पर चेक करने के लिए बोल रहा है। तो जो एफ एक्स आया है ना, उस एक्स की जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देना, पाई बाई 4। फिर बोला है एफ ऑफ माइनस पाई, तो फिर माइनस पाई पे चेक कर लेना। फिर बोला है उसने पाई पे चेक करना, सब पे चेक करना और देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो बताना इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, एफ आर टू आर, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोला है कि सेट ए जो है ना वो क्या है, रियल नंबर है, और इस ए क्या है, सेट बी वो भी क्या है, रियल नंबर है। और हमेशा जब एफ फ्रॉम आर टू आर होता है तो ए जो आर होता है वो होता है उसकी डोमेन, और ए जो आर होता है वो होता है उसकी कोडोमेन, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैपिंग में। देखो ए क्या है, ये आपका सेट ए है, तो सेट ए क्या है, आर है, इसमें हम डोमेन देखते हैं, इसमें हम कोडोमेन देखते हैं, और कोडोमेन के अंदर ही रेंज के हमारे कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो बताया था रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सब बताया था। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया है। एक आपको फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं इसको, अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, या फिर इसी फंक्शन में भी पढ़ेंगे कुछ कुछ इसमें। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर ऑल एक्स वाई जो है ना वो रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, f1 की वैल्यू 7 दी हुई है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n f ऑफ एफ आर, मतलब r की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना होगा f1, r की वैल्यू 2 पुट करो f2, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, fn तक। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मुझे f1 की वैल्यू 7 पता है, तो मुझे इस फंक्शनल इक्वेशन में मुझे थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपको बताया जाएगा बाद में। x की वैल्यू लेट से मैंने 1 ले ली, एंड y की वैल्यू 0 ले ली, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0। होगा कि नहीं, क्लियर है? ठीक, चलिए, तो ये कितना हो गया, ऑब्जर्व कर सकते हो, f1 इक्वल्स टू f1 प्लस f ऑफ 0। तो ये f1 से f1 कट गया, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब f0 आ गया। अब क्या करोगे कि f0 पता चल गया आपको, f1 पता चल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ
कि लेट्स से x की वैल्यू मैं 2 बोलूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे f2 भी निकालना है, या फिर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, तो कितना होगा f1 + 1 इक्वल्स टू f1 + f1। तो ये कितना हो गया, f(2) कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ f1, तो f1 आपको पता है 7 है, 2 × 7 दैट मीन्स 14। f3 की बात करूँ, मतलब मैं आपको बोलूँ ऐसे कुछ कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो f(2 + 1) दैट मीन्स f(2 + f(1), तो f(3) हमारा निकल जाएगा कितना, ये आया था कितना, f(2) आया था 14 प्लस f(1) कितना आ रहा है, आया था 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना होगा 21। अब आप इसको करते जाओगे आपको दिखेगा, तो मैं 3 वैल्यू से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। f1 था 7, f2 है 14, f3 है मेरा 21, नेक्स्ट आएगा 28 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 से लेके डॉट डॉट डॉट, और ये आएगा लास्ट टर्म होना चाहिए 7n, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए n, ऐसे कुछ आएगा। तो 1 + 2 + 3 से लेके n तक, ये कितना होता है n × n + 1/2 और आगे 7, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ़ नहीं आया तो दोबारा से देखो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखिए, मुझे f(x) दिया हुआ है कुछ ऐसे, और मुझे बोला है कि फॉर x > 2 पे मुझे f(11) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहला स्टेप मेथड 1 क्या कर सकते हो आप, इसको अलग रैशनलाइज कर दो, इसको अलग रैशनलाइज कर दो, आपको एक फंक्शन सिंपल हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्ट पुट x = 11, तो कितना होगा f(11) इक्वल्स टू 1/√11 + 2 टाइम्स ऑफ √211 कितना होगा 22 - 4 मतलब 18 प्लस 1/11 - 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 11, 22 - 11, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए, मुझे ऐसा कुछ दिया है 2/√18, तो इसको मैं कैसे खोलूँगा, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझे स्क्वायर रूट को हटाना है। बेसिक में ऑलरेडी आपको पढ़ाया था मैंने, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा ये चीज़, कैसे इनको डील करते हैं इनको। देखिए यहाँ पे, अब यदि मुझे इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना है, मतलब a² + b² + 2ab बनाना है, मतलब a 2 तो मिल रहा है, और √18 को मुझे ऐसे तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे हम कि वो 11 से मिल जाए हमको। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे आप तोड़ सकते हो इसको। लेट्स से मैंने बोला 11 + 2 टाइम्स ऑफ, इसको बोलूँ √9 × √2, ऐसा बोलने से क्या फ़ायदा होगा, आपके पास एक ये था √6 √3 भी तोड़ सकते थे आप, ठीक है ना, बट √6 √3 तोड़े थे, तो इस 11 को जब आप खोलते ना कैसे, √6 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाता, 6 + 3 9 ही होता, तो ये हमारा नहीं काम करता √6 √3। बट √9 खोलोगे तो कितना होगा, √9 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9 + 2 11 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ऐसे कुछ √9 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √9 √2, तो ये कितना हो गया अंदर √9 + √2 का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है, एक 2 है, तो ये बाहर निकल के क्या आएगा, mod ऑफ √9 + √2। अब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर विल बी √9 बाहर निकल आएगा तुरंत खटाक से, तो कितना हो गया 3 √9 कितना होगा 3 + √2, तो ऑब्जर्व कर लो ये वैल्यू आ गई कुछ कितनी 1/3 + √2, और इसको करोगे तो ये 1 - 3 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, कर लेना। अब कुछ बचा ही नहीं है, रैशनलाइज कर दो, तो ऊपर बचेगा कितना, आई कैन से दैट 3 - √2, और नीचे कितना होगा 3 से 9 - 2, आई कैन से कितना होगा 9 - 2 7 है ना, ठीक है, और ऊपर कितना बचेगा 3 + √2, इसको रैशनलाइज किया अलग से, और नीचे कितना बचेगा 9 - 2 7, ठीक है, तो √2 से √2 कट गया, 6/7 इज़ द आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, होप दिस समझ में आ गया होगा आपसे अच्छी तरह से। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उन सब के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत है कहीं पे भी आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना, मिनट मेंशन कर देना और बता देना कहाँ पे आपको डाउट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करूँगा। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था वो इसी प्लेलिस्ट में पहले और वीडियो देखिए, तब आप और समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है।
चलिए फिर आज के सेशन को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।